हेलो स्टूडेंट, बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में आज हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं। इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपको बताया था। आज हम उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले भारतीय संविधान प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है? हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग से शुरू होती है, तो आप पहले नंबर वहीं से बात करते हैं। हम भारत के लोग। भारत के लोग का मतलब है कि भारत देश की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। इसीलिए प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोगों से शुरू होती है और खत्म भी वहीं होती है कि हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। दूसरा पॉइंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है बेटा कि भारत पूर्ण रूप से एक संप्रभु राष्ट्र है, जो आंतरिक रूप से भी संप्रभु राष्ट्र है और बाहरी रूप से भी संप्रभु है। मतलब कहने का ये है कि भारत अपने स्वयं के निर्णय ले सकता है, उसके निर्णय पूरे देश पर लागू होंगे। वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपने निर्णय ले सकता है, किसी के दबाव नहीं है, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र और एक संप्रभु राष्ट्र है। तीसरी है विशेषता समाजवादी। समाजवादी शब्द वैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया। समाजवाद का अर्थ होता है कि उत्पादन के साधनों पर सामूहिक यानी कि सरकार का नियंत्रण। इसका सीधी सी एक समाजवादी विचारधारा है जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास करती है। यानी कि उत्पादन के जो प्राकृतिक साधन है उनका समान रूप से वितरण वो चाहती है। यानी कि कहने का अर्थ यह है वो समानता पर विश्वास करती है। समाजवादी विचारधारा समानता पर विश्वास करती है, इसलिए समाजवादी शब्द को भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। चौथा शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द भी बेटा भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का अर्थ यह है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत का कोई स्वयं का धर्म नहीं है और सभी धर्म के मानने वालों के साथ वो समान व्यवहार करेगा। देश का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन देश में जितने भी धर्म के लोग मानने वाले रहते हैं सभी के साथ वो समान व्यवहार करेगा। लोकतंत्र का मतलब तो आप जानते ही हैं। लोकतंत्र का अर्थ है कि यहाँ की सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होगी। जनता को निर्वाचित होने का, निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार होगा। अब गणराज्य का अर्थ होता है कि जिस देश का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है उसे गणराज्य कहते हैं। जैसे कि भारत में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसलिए भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। थैंक यू।